नमस्कार, स्वागत है आपका अजीत अंजुम जी के प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं नीलू व्यास। क्या ये चुनाव 2024 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में है या फिर बीजेपी की उपलब्धियों के बारे में है? ये तो बहुत ही बचकाना सवाल है, लोग कहेंगे। क्यों? क्योंकि बीजेपी अब है ही नहीं, बीजेपी का तो अस्तित्व ही नहीं है, क्योंकि बीजेपी अब जानी जाती है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि से। बीजेपी की आइडेंटिटी आज के समय, आज के दौर में प्रधानमंत्री के की छवि से जानी जाती है। बीजेपी आज मोदी जी की वजह से है, ऐसा लगता है। ये जबकि बीजेपी पहले की ऐसी नहीं थी। जब वाजपेयी जी के का ज़माना था, तो उस समय बीजेपी की अपनी आइडेंटिटी थी, लेकिन आज इस पार्टी के लिए लोग बोलते हैं कि केवल और केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही अ, पार्टी में दिखते हैं और कोई नहीं दिखता। तो आज जब 10 साल का उनका कार्यकाल पूरा हुआ है और जेपी नड्डा, उनके बारे में पिछले साल आपको याद होगा उन्होंने कहा था कि देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 से राजनीति में किस तरीके का वो कल्चरल चेंज लेकर आए हैं, क्योंकि हमेशा कांग्रेस अपीजमेंट पॉलिटिक्स करती थी, भ्रष्टाचार करती थी और अकाउंटेबिलिटी की बात नहीं होती थी। और नरेंद्र मोदी क्या लाए थे? रिपोर्ट कार्ड पॉलिटिक्स। ये बात जेपी नड्डा ने अक्टूबर 2023 में कही थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक ऐसे शख्स हैं जो भारत की राजनीति में रिपोर्ट कार्ड पॉलिटिक्स लेकर आए थे। आज उसी स्टेटमेंट को मैं जब पढ़ रही थी तो मुझे याद आया कि आज जब मोदी जी के 10 साल पूरे हुए हैं, तो मोदी जी के रिपोर्ट कार्ड के बारे में तो कोई जिक्र ही नहीं होता। आज भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड में थे, आज राजस्थान में थे, लेकिन उन्होंने बातें क्या की? उन्होंने बातें यही की कि कांग्रेस ने क्या किया। और कांग्रेस के बारे में अगर वो इतना ज्यादा कांग्रेस से अब ऑब्सेस्ड है, वो अपने कार्यकाल की बात नहीं करते कि क्या कमियां हैं, क्या खामियां हैं, कहां पर उनकी उपलब्धियां हैं, लेकिन वो बात कांग्रेस की ही करते हैं। कांग्रेस नहीं होती तो फिर नेहरू की बात करने लगते हैं कि देखिए नेहरू जी की गलती थी जिस वजह से देश आज भुगत रहा है। अब आज भी रैली अगर आप देखें, उत्तराखंड की रैली हो चाहे फिर राजस्थान की रैली में जहां पर वो रैली कर रहे थे करौली में, वहां पे भी मोदी जी ने क्या कहा? मोदी जी का ये कहना है कि देखिए कांग्रेस विकास और विरासत दोनों की विरोधी है। वो बार-बार इस बात को कहते हैं। फिर वो कहते हैं कि प्रभु राम का अस्तित्व हम लोग एक तरीके से हम लोगों ने राम मंदिर बनाया, लेकिन उस सनातन धर्म का विरोध कांग्रेस करती है और जो लोग सनातन के खिलाफ हैं, उनका मौन होकर समर्थन करती है। इसके अलावा वो क्या बात करते हैं? इसके अलावा वो यही कहते हैं कि देखिए कांग्रेस सारे एंटी नेशनल्स के साथ लग गई है, जो देश विरोधी कार्य है वो विपक्षी दल कर रहे हैं। एक घिसा पिटा रिकॉर्ड हमेशा से नरेंद्र मोदी का अगर आप देखें, इधर बीच अगर आप उनकी जितनी स्पीचेस उठाकर देखें, अगर वो तमिलनाडु में है तो तमिलनाडु में वो कच्चा तीबू महाद्वीप की बात करने लगते हैं। वो महाद्वीप जो कि जिसके बारे में एक एग्रीमेंट 1974 में इंदिरा गांधी के समय में साइन किया गया था, वो उस पुरानी चीज को पिटारे से निकाल लेते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास नया बताने को कुछ नहीं है। हर रैली में हर रैली में वो केवल और केवल कांग्रेस को या नेहरू को कोसने के अलावा या फिर इंडिया अलायंस को इंडी अलायंस बताना, इसके अलावा आप तीसरी कोई चीज नहीं देखेंगे। लेकिन जमीन पर मुद्दे क्या है? आज लोक नीति सीएसडीएस का एक प्री चुनाव सर्वेक्षण आया है। वो आपकी आंखें खोल देगा और वो सर्वेक्षण में यही है कि जो जमीन पर जो बड़े मुद्दे लोगों के बीच में इस समय डिस्कस हो रहे हैं, तो वो है महंगाई, नौकरी, बेरोजगारी। ये मुद्दे हैं, इस पर डिस्कस हो रहे हैं। और जिन चीजों के बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी रैलीज में बात करते हैं, राम मंदिर, हिंदुत्व की वो बात करते हैं, सनातन धर्म की बात करते हैं, उसको केवल 8% जनता ही तवज्जो देती है। तो क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जमीन से कट चुके हैं? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यह आइडिया ही नहीं है कि जमीन पर इस समय क्या मुद्दे डिस्कस हो रहे हैं? और माशाअल्लाह जो उनकी ट्रोल आर्मी है, वो तो अपने ही इको चेंबर में बैठी रहती है और अपने ही उस इको चेंबर से चिल्लाती रहती है, जय हो मोदी। वो इस बात को कहती है कि देखिए मोदी की तरह दूसरा कोई नहीं। अपने ही इको चेंबर में चिल्लाती रहती है। उसको भी ऐसा लगता है कि बिल्कुल आइडिया नहीं है कि जमीन पर आखिर किस तरीके के मुद्दे डिस्कस हो रहे हैं। रैलीज में मोदी जी के कुर्सियां खाली दिख रही हैं, इसके लिए भी लोग जिक्र करने लगे हैं कि मोदी जी की रैलीज में जैसी 2014 और 19 में भीड़ दिखती थी,
अब उस तरीके का क्रेज मोदी के लिए खत्म हो गया है। ये मैं केवल कहने के लिए या मोदी जी की आलोचना करने के लिए मैं ये बात नहीं कह रही हूँ। आप ये देखिए लगातार एक मोदी फटीग की अब लोग बात करने लगे हैं कि लोग मोदी जी से थक चुके हैं, मोदी जी से ऊब चुके हैं। उनके भाषणों में अब वो ताज़गी नहीं है, जो ताज़गी वो 2014 में, 19 में जिस तरीके का भाषण वो देते थे, जिस तरीके के नारे देते थे, एक नयापन था उसमें। लेकिन अब वो नयापन उबाऊपन में आ गया है। और परकला प्रभाकर जो कि निर्मला सीतारमण के पतिदेव हैं, उन्होंने अभी हमारे चैनल को कुछ दिन पहले ही इंटरव्यू दिया था जिसमें कि मैंने उनसे ये बात पूछी थी। तो उन्होंने बिल्कुल साफ शब्दों में कहा था कि नरेंद्र मोदी का एक फटीग फैक्टर यानी कि एक थकान मोदी की छवि से अब निकलती है और जनता में ऊब आ गई है क्योंकि उनके पास नया कुछ बताने को नहीं है। आज उसी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मैं ये सवाल कर रही हूँ जो कि ये कहते थे कि मेरा जब कार्यकाल खत्म होगा, जब वो पहली बार प्रधानमंत्री बने थे तो उन्होंने कहा था कि हम अपने कार्यकाल का रिपोर्ट कार्ड हम जनता के सामने रख देंगे। आज वो प्रधानमंत्री का रिपोर्ट कार्ड कहाँ है? आज बार-बार उनको कांग्रेस की याद क्यों आ रही है? आजकल बार-बार उनको इस बात की बात क्यों करनी पड़ रही है कि कांग्रेस का शाही परिवार, अरे कांग्रेस का कार्यकाल तो कब का खत्म हो गया। कांग्रेस को लोगों ने सजा भी दे दी। 2014 में जिस बुरी तरह से कांग्रेस हारी थी, सजा दे दी जनता ने। लेकिन अब 10 साल में मोदी जी ने देश को किस तरीके से बदला है, उसमें उनके पास जवाब क्या है? वो राम मंदिर का आसरा लेते हैं। आर्टिकल 370 उन्होंने हटा दिया, वो उसकी बात करते हैं। वो राम मंदिर उन्होंने बनवा दिया, वो उसको एक बड़ी उपलब्धि मानते हैं। G20 उन्होंने करा दिया, वो उसको एक बड़ी उपलब्धि मानते हैं। लेकिन देश का सत्यानाश भी किस-किस पैमानों पर मोदी जी ने किया है, वो भी तो आप ज़रा सुन लीजिए। लोकतंत्र खत्म हो गया है, पत्रकारों को जेल भेज दिया जाता है, कहीं पर किसी को बोलने की आज़ादी नहीं है, यूट्यूब चैनल्स को ब्लॉक कर दिया जाता है। तो क्या इस तरीके का लोकतंत्र लोगों ने क्या ये सपना देखा था 2014 में कि जब मोदी जी आएँगे तो 10 साल में वो किस तरीके से देश को बिल्कुल बदल देंगे? आज ये सारे सवाल पूछने के हैं कि अच्छे दिन आएँगे, मोदी है तो मुमकिन है, इन सारी चीज़ों पर आज गौर करने की बात है। और जो लोक नीति और सीएसडीएस के सर्वे का मैं आपको बात बता रही थी, तो उस सर्वे में भी ये बातें बिल्कुल साफ है कि हिंदुत्व, राम मंदिर जैसे मुद्दे केवल और केवल 8% जनता के लिए ही मैटर करती है। यानी कि मोदी जी जमीन से डिस्कनेक्ट हो गए हैं क्योंकि 27% लोग बेरोजगारी को बड़ा मुद्दा मान रहे हैं, 23% लोग महंगाई को मुद्दा मान रहे हैं और नौकरी अ, नहीं पाना नौकरी मिलना कितना आसान है, केवल 12% लोग ये कह रहे हैं कि नौकरी मिलना आसान है। बड़ी जो जनता है, खासकर शहरों में 65% लोग ये कह रहे हैं कि नौकरी मिल ही नहीं रही है। गाँव में 62% लोग ये कह रहे हैं कि नौकरी नहीं मिल रही है। कस्बों में लगभग 60% लोग ये कह रहे हैं कि नौकरी नहीं मिल रही है। मुसलमानों में एक ये फीलिंग है कि 67% मुसलमानों को ये लग रहा है कि उनको तो नौकरी मिल ही नहीं रही है। तो फिर आखिर मोदी जी ने देश का क्या किया है? मोदी जी की नीतियों में कहाँ वो खामी आ गई? क्या वो अपने रैलीज में इस चीज पर बात कर रहे हैं? अगर आप आज बीजेपी फॉर इंडिया के ट्विटर हैंडल पर अगर आप चले जाएं और उसको मैं खोल रही हूं इसलिए क्योंकि उसको उस पर आज बात करना जरूरी है। बीजेपी के आप अगर ट्विटर हैंडल पर आप जाएंगे तो उस ट्विटर हैंडल पर अमित शाह की तस्वीरें, मोदी जी की तस्वीरें जो कि नेचुरल है, पार्टी का ट्विटर हैंडल है तो वो उनको दिखाएंगे ही दिखाएंगे। लेकिन उस पर जाकर आपको एक आइडिया ये मिलेगा कि मोदी जी अपने रैलीज में, अपनी सभाओं में किस तरीके की बात कर रहे हैं। तो आज ऐसे ही मैंने उसको थोड़ा सा खंगालने की कोशिश की और मैंने ये देखा कि चाहे वो अमित शाह हो, चाहे मोदी जी हो, सबका एक ही डायलॉग है और एक ही घिसा-पिटा डायलॉग है, उसमें कोई नयापन नहीं है। मैं अमित शाह की यहाँ पर बात नहीं करना चाहती हूँ क्योंकि पूरा चुनाव और अकाउंटेबिलिटी इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बताई जाती है, वो प्रधानमंत्री हैं, उनके नाम पर क्या वोट पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, ये सारे बड़े सवाल हैं। तो इसलिए आज मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ही बात करूँगी। अब मैं उस भाषण को खोल रही हूँ। लगातार अब देखिए तमिलनाडु की बात वो राजस्थान में भी करते हैं, तमिलनाडु की बात वो अ, उत्तराखंड में भी करते हैं। तो वो क्या कर रहे हैं? वोटरों को वो पोलराइज़ कर रहे हैं नॉर्थ साउथ डिवाइड करके। कैसे? वो क्या कहते हैं? कांग्रेस ने तमिलनाडु के पास के एक द्वीप कच्चातीवू को श्रीलंका को दे दिया। इस देश विरोधी कुकृत्य को कांग्रेस बेशर्मी से जायज़ ठहरा रही है।
अब ये कब का मसला है, आज भी वो कांग्रेस को इस बात पर कोस रहे हैं। ये एक छोटा-सा मैंने आपको उदाहरण दिया है कि पुरानी चीज़ें पिटारे से निकाल कर मोदी जी लाते हैं, क्यों? क्योंकि उनके पास जवाब ही नहीं है। उनके पास इलेक्टोरल बॉन्ड्स को लेकर क्या जवाब है कि क्या उन्होंने जवाब दिया था एक प्रांतीय टीवी और असम ट्रिब्यून को जो उन्होंने इंटरव्यू दिया, उसमें उन्होंने कहा कि देखिए पहले की सरकारों में तो पता ही नहीं चलता था कि कौन-सी पार्टी को कितना फंड मिल रहा है। ये तो हमारी सरकार ने इलेक्टोरल बॉन्ड्स को इंट्रोड्यूस किया और इसलिए आपको पता चला। यानी कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स पर कोई जवाब नहीं। इतनी महंगाई क्यों बढ़ गई? कोई जवाब नहीं। लोगों के पास नौकरियां क्यों नहीं है? ये जवाब आप बल्कि चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर का अगर आप बयान याद करें तो उसमें क्या कहा था कि भाई सरकार के हाथ से में तो ये सारी चीजें नहीं है कि सबको नौकरी मिल जाएंगी। इस तरीके के तो बयान लोग देते हैं। तो नौकरी, महंगाई, ये सब मोदी जी के लिए मुद्दा ही नहीं है और वो मोदी जी जमीन से कट चुके हैं। लेकिन अगर लोक नीति सीएसडीएस और द हिंदू ने जो सर्वे किया है उसके मुताबिक यही मुद्दे आज जमीन पर हैं। तो सवाल ये उठता है कि मोदी जी लाख कांग्रेस को अपने भाषणों में कोस ले, वो लाख नेहरू को याद कर ले, क्या लेकिन 2024 में वो चुनाव जीतेंगे? ये तो मुश्किल अभी फिलहाल लग रहा है। और भी उनके भाषण में आपको दिखाती हूं उन्होंने क्या बोला है। फिर देखिए मोदी जी, एक सेकेंड। हाँ, बीजेपी ये ट्वीट करती है कि मोदी आराम करने के लिए पैदा नहीं हुआ है। मोदी मेहनत करता है क्योंकि मोदी के लक्ष्य बहुत बड़े हैं। अब अगर वो काम कर रहे हैं तो महंगाई, बेरोजगारी, ये सारे इश्यूज क्यों नहीं रिजॉल्व कर पा रहे हैं? इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं तो नीतियों में कुछ गड़बड़ है। उसके बाद राजस्थान के धौलपुर में उन्होंने अयोध्या के 500 साल के इंतजार के बारे में बात किया, जबकि राम और हिंदुत्व का मुद्दा है ही नहीं अगर आप इस लोक नीति और सीएसडीएस के सर्वे को करें। लेकिन उसको बड़ी एक उपलब्धि बनाकर मोदी जी इस बात को बयान कर रहे हैं। विकसित भारत के सपने को पूरा करने के लिए मेरा हर पल, हर क्षण देश के लिए है, ये बात भी आज उन्होंने कही है। तो विकसित भारत वो कैसे बनाएंगे ये पता नहीं। एक ऐसा भारत जहां पर आर्थिक असमानता इतनी ज्यादा है लेकिन भारत विकास कर रहा है। 2045 कभी आज से 70 साल के आगे का वो सपना दिखाने लगते हैं। तो ये कौन से विकसित भारत की वो बात कर रहे हैं, ये किसी को समझ में नहीं आ रही है। तो वो बात भी किसमें, हवा में कर रहे हैं। हकीकत से वो बिल्कुल कट चुके हैं। आज इन्हीं बातों पर इसीलिए मैं आपको गौर फरमा रही थी। और इसके अलावा भी आज वो जब उत्तराखंड में थे तो उन्होंने बार-बार इस बात को कहा कि देखिए कांग्रेस के जो लोग हैं उनके लिए शाही परिवार ही सबसे बड़ी प्राथमिकता है और वो शाही परिवार के बियॉन्ड वो सोच ही नहीं सकते। विकास और विरासत के विरोधी हैं कांग्रेस, की बात मैंने आपको शुरू में भी बताई। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि लगातार मोदी जी उबाऊ होते जा रहे हैं। अब आपको एक छोटा-सा और एग्जाम्पल बताती हूँ। अगर आप मन की बात उठाकर देख लें जो महीने में के आखिरी हफ्ते में आता है, मन के बाद की टीआरपी रेटिंग कितनी घट गई है। उसी तरह से हाल में अभी जो रविवार के दिन ऑपोजिशन की जो रैली हुई थी, महारैली रामलीला मैदान में, उस दिन मैं कितने चैनल्स में देख रही थी जो कि महारैली को दिखा रहे थे और उनकी जो व्यूअरशिप थी वो कहीं ज्यादा थी बजाय इसके जब मोदी जी मेरठ में भाषण दे रहे थे और उनको कुछ चंद हजार लोग देख रहे थे। तो ये डिफरेंस आप देख लीजिए। क्या ये चीज 2014 में मोदी जी के साथ थी? बिल्कुल नहीं थी। 14 में उन्होंने एक सपना दिखाया, बहुत सारे सपने वो लेकर आए अपने पिटारे के अंदर, लोगों ने सोचा वो सपने पूरे होंगे। धीरे-धीरे करके लोगों में मायूसी आई। 2019 में उन्होंने बड़ा राष्ट्रवाद का कार्ड खोई खेल दिया और उसको चुनाव में भुनाया। उसको उन्होंने भुनाया, लेकिन अब क्या जनता उनको बेनिफिट ऑफ डाउट देगी? जब महँगाई भी है एक इश्यू, नौकरियाँ इश्यू है, बेरोज़गारी, भ्रष्टाचार इलेक्टोरल बॉन्ड्स के ज़रिए सबसे बड़ा भ्रष्टाचार विश्व का है और उसमें अगर लिप्त है मोदी सरकार और इस तरीके की अगर उसकी इमेज आ रही है और परकला प्रभाकर ने बहुत सटीक तरीके से इन बातों को इंटरव्यू में कहा है, तो फिर कहीं न कहीं आज जनता ये तो सोच ही रही होगी ना कि अब मोदी जी बहुत बोल चुके हैं, अब उसमें कुछ बचा नहीं है। मोदी जी अब खोखले साबित हो रहे हैं। जनता के मन में ये बात आ रही है और इस बात को मैं नहीं कह रही हूँ, लोक नीति सीएसडीएस का सर्वे है और इसको मैं ज़िम्मेदारी से कह सकती हूँ कि लोक नीति, सीएसडीएस और द हिंदू जब सर्वे करता है तो वो फ़ोन पर सर्वे नहीं करता है। वो जाते हैं, विज़िट करते हैं, लोगों के ओपिनियंस को लेते हैं और तब लिखते हैं। तो ये एक विश्वसनीय सर्वे है और वो ये बात बताता है कि मोदी जी जनता से बिल्कुल डिस्कनेक्ट हो चुके हैं। ज़मीन पर मुद्दे क्या हैं, ऐसा लग रहा है कि मोदी जी और बीजेपी और उनकी ट्रोल आर्मी को उसका आइडिया ही नहीं है। बिल्कुल यही चीज़ दर्शाती है, वरना मोदी जी के जो भाषणों की जो स्क्रिप्ट लिखता,
वो उसमें कुछ तो नयापन लाता। लेकिन वही घिसा-पिटा मोदी जी का रिकॉर्ड, कांग्रेस, नेहरू, अब तमिलनाडु में कच्चा तीवू अचानक से एक बड़ा इश्यू हो गया है। तो कहने का मतलब ये है कि मोदी जी के सलाहकारों को भी सोचना चाहिए कि आखिर मोदी जी की छवि को वो बचाएँ। जिस छवि के साथ वो 2014 में आए थे, आज उनके ही मोदी जी के ही सलाहकार, मोदी जी की ही ट्रोल आर्मी, बीजेपी की ही अपनी पार्टी, उनकी एक तरीके से छवि को बिगाड़ने में लग गई है। एक छोटा-सा आपको और एग्ज़ाम्पल बताते हैं। आज जो एक मध्य प्रदेश में आज एक बड़ा खुलासा भी हुआ। क्या खुलासा था वो? रामकिशोर शुक्ला जो कि इस समय बीजेपी में है, लेकिन अभी जब मध्य प्रदेश में विधानसभा के जब चुनाव हुए थे, तो उन्होंने कांग्रेस जॉइन किया था। वो बाद में फिर बीजेपी में आ गए और अब आज उन्होंने उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो क्या कह रहे हैं कि बीजेपी और आरएसएस का ये एक षड्यंत्र था, एक स्ट्रैटेजी थी, जो कि मुझे कांग्रेस को भेजा गया था, ताकि कांग्रेस को हराने के लिए। तो अब बीजेपी के ही लोग इस तरीके का खुलासा कर रहे हैं, वो एक अलग कहानी है, लेकिन मैं इसको उदाहरण के तौर पर मैं आपको बता रही हूँ कि अब बीजेपी के ही लोग अब ऐसा लग रहा है कि मोदी जी का बंटाधार करने में लग गए हैं। लेकिन कुल मिलाकर आप देखें तो मोदी जी का जो फटीग फैक्टर है, मोदी जी का जो उबाऊपन है और मोदी जी की जो एक थकान है, वो अब उनके भाषणों में, उनके व्यक्तित्व में और उनके प्रोजेक्शन में भी अब नज़र आने लगी है। 10 साल का कार्यकाल कोई छोटा-मोटा नहीं होता, 2 टर्म्स हो गए हैं, लेकिन जनता क्या उनको तीसरी बार मौका देगी? ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन अंत में चलते-चलते यही बोलूँगी कि मोदी जी के सलाहकारों को, मोदी जी के जो एडवाइजर्स हैं, जो उनकी ट्रोल आर्मी है, अब उनको मोदी जी के छवि की फ़िक्र ज़्यादा करनी चाहिए, ना कि इस बात पर फ़ोकस करें कि कांग्रेस क्या कह रही है, राहुल गांधी क्या कर रहे हैं। तो अब फ़ोकस उनको मोदी जी की छवि पर रखना चाहिए और अगर ऑनेस्ट इंट्रोस्पेक्शन अगर मोदी जी के सलाहकार और मोदी जी की ट्रोल आर्मी अगर करेगी, तो उनको लगेगा कि मोदी जी की छवि में वो फटीग फैक्टर अब सेट इन कर चुका है। भले ही चाहे गोदी मीडिया उनकी छवि को बिल्कुल 7वें आसमान पर चढ़ा दे, लेकिन कहीं न कहीं वो छवि पर अब बहुत एक धीमापन, एक पतन उस छवि में ज़रूर आया है। आपके फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा इस वीडियो पर। बने रहिएगा मेरे साथ अजीत अंजुम जी के प्लेटफ़ॉर्म पर। थैंक यू।